अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम एएस लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 1 और उसका चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस। फंक्शंस का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ना स्टार्ट की थी और ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हमने ट्रांसलेशन जो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हमने कर ली थी। उसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कैसे बनानी है वो भी हमने देख लिया। उसके अंदर हमने ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है हमने वो चीज़ भी देख ली। आज हम उससे अगली ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं जो कि हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन में भी हमारे पास वही दोनों चीज़ें वर्टिकल भी होती है हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल को देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो रिफ्लेक्ट करे, जो फॉर एग्जांपल जिसका मिरर है। अगर आप मिरर के सामने जाके खड़े होंगे तो आपको अपना रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर नज़र आएगा। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के सामने जाके दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे, अगर दीवार के ऊपर कोई शाइनी पेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं है तो आपको उसमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए एक चीज़ होना ज़रूरी होती है जिसको हम कहते हैं मिरर। और मिरर को हम मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में देखें तो हम उसको कहते हैं, हमने ये ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा है, वो होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जिसके अबाउट हम देखते हैं कि यार यहाँ पे अच्छा उसके अक्रॉस हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है वो होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देखें, अब वो कहते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस चीज़ को इस तरह याद रखें, कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हो रही है लेकिन हो रही है कि वाई एक्सिस के अक्रॉस। देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो अब लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट किसके अक्रॉस हो सकती है? वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस हो सकती है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस तो वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास वाई एक्सिस। अब इसके लिए एग्जामिनर जो है इस रिफ्लेक्शन को मेंशन करने के लिए वो 2-3 तरह के स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। एक कह सकते हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। वो ये नहीं कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, वो ये भी कह सकते हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। वो ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ठीक है, इन वाई एक्सिस की मतलब वाई एक्सिस आपके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। वो ये भी कह सकते हैं रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल का मतलब ये कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल चीज़ चल रही है ना। ये अगर मैं कह देता हूँ ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? इसके पैरेलल हो रही है। अब इसके लिए रूल क्या है? जो रूल था, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था कि x के साथ कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो वो आपके पास ट्रांसलेशन होती है। रिफ्लेक्शन में होता है आपके पास साइन चेंज, कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमने जो x है ना उसका कर दिया साइन चेंज माइनस x। ये आपके पास रूल है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन का। इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन, हमारे पास फंक्शन है दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। वही एक सेम हमेशा से हमारा चलता हुआ फंक्शन। अब हमने कहा कि इसको रिफ्लेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली, या इसको रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस वाई एक्सिस, या इसको रिफ्लेक्ट करना है इन वाई एक्सिस, या रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तीनों का मतलब एक ही है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट करना है तो रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर जो रूल है दैट इज एफ माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी
हमने एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस एक्स प्लस 15, तो हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बनता है, ये बन जाएगा माइनस 8x प्लस 15। ठीक, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। हमने जब इसका ग्राफ बनाया, जो एक्चुअल ग्राफ था, एक्चुअल ग्राफ हमारे पास ये चल रहा है जिसमें ये है 15, ये है -3, ये है आपके पास -5 और जो सबसे मिनिमम पॉइंट था ये था -4 और -1 पे। ये ग्राफ हमारे पास इस फंक्शन का f(x) का, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं y इक्वल्स f(x). ये y इक्वल्स f(x) का ग्राफ। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन का फाइंड करना है ग्राफ, जो कि f(-x), ये वाला जिसकी हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनाई। जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमने बनाई, अब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा किधर, राइट साइड के ऊपर। अभी y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है ना, सारा का सारा शिफ्ट करके किधर चला जाएगा, राइट साइड के ऊपर। क्यों, क्योंकि y एक्सिस हमारे पास है यहाँ पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने पॉइंट्स, जो से पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे, y एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे, जिसमें -3 है, -5 है, ये वाला पॉइंट है, ये सब के सब जितना डिस्टेंस उनका यहाँ से इस तरफ है उतना ही राइट साइड के ऊपर होगा। देखें, जब हम मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं, हम जितना शीशे से दूर होते जाते हैं उतना ही शीशे के अंदर भी हमें दूर नज़र आता है ना। तो अब क्या होगा, अब जो ग्राफ बनेगा, अब ग्राफ बनेगा इस तरह। कैसे, अब ये है 15, -3, यहाँ से 0 से इस तरफ -3 था, जब ये 0 से उस तरफ चला गया तो ये +3 यूनिट्स इस तरफ था, रिफ्लेक्ट होके 3 यूनिट्स दूसरी साइड पर। -5 यूनिट्स था लेफ्ट साइड पे, अब ये आ गया 5 यूनिट्स राइट साइड पे। और ये वाला पॉइंट जो वर्टेक्स था वो 4 यूनिट्स था टुवर्ड्स लेफ्ट हॉरिजॉन्टली, तो अब वो 4 यूनिट्स टुवर्ड्स हो गया राइट हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल में कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि वर्टिकल यहाँ पे ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही। ये हमारे पास ग्राफ बन गया y = f(-x) का, कि यहाँ पे -x, ये इस इक्वेशन का ग्राफ बना। ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ था, और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ था। ये एक्चुअल ग्राफ था और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म ग्राफ। अब वो पॉइंट्स जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर लाए करते हैं, जिस तरह यहाँ पे 15 अपनी पोजीशन पे ही रहा, 15 ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो कहीं भी मूव नहीं करते। क्योंकि देखें, अगर हम शीशे के ऊपर एक डॉट लगा दें या शीशे के ऊपर कुछ लिख दें, क्या वो हमें शीशे के अंदर भी नज़र आ रहा होता है या बस वो शीशे के ऊपर ही नज़र आता है? उसके ऊपर ही नज़र आता है ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो भी हमने शीशे के ऊपर लिखा है उसका डिस्टेंस शीशे से 0 है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसका डिस्टेंस 0। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर जितने यूनिट्स का फर्क था, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी साइड पर भी उतने ही यूनिट्स के बाद वो पॉइंट लाई करता है। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्टिकल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हम वर्टिकल में क्या होता है। अब वर्टिकल में हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल में हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस। और वर्टिकल के लिए वो कौन से 3 तरह, जैसा यहाँ पर रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस था, तो यहाँ पर वर्टिकल के लिए वो यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, और थर्ड क्या था, रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो वर्टिकल में वो ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक हो गया। वर्टिकल में हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाली स्टेटमेंट्स लाजमी समझ लें, याद कर लें, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पास पेपर में भी आप क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिकल्स में से क्वेश्चंस करेंगे, या ईयरली पास पेपर्स जब आप एंड पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जब रिफ्लेक्शन वगैरह होगी तो वो ये वाली स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। उसमें बताता नहीं है कि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हो रही है या वर्टिकल रिफ्लेक्शन। तो अब इसमें रूल क्या है, यहाँ पर कौन सा रूल, बहुत आसान, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्चुअल, ठीक है, और y इक्वल्स माइनस एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स माइनस एफ ऑफ एक्स, कि पूरा फंक्शन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हॉरिजॉन्टल में क्या था, सिर्फ जहां जहां पर x है वहां पे x के साथ माइनस लगा दो। वर्टिकल में क्या है कि पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, सेम फंक्शन, जिसका ग्राफ बनता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके वो ग्राफ बना देता हूँ। ये है 15, ये है -3, ये है -5 और ये पॉइंट है -4 और -1। ठीक, ये एक्चुअल का ग्राफ। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म क्या करना है कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, माइनस के साइन के साथ। जब पूरी इक्वेशन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो माइनस से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का ग्राफ देखें, अब वर्टिकल हो रहा है और हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये कि जो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो ये ग्राफ हमारे पास, मैं ज़रा इसको यूँ बना, तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ हमारे पास इस तरह का बन जाए कि जो -3 पॉइंट है वो वहीं पे रहा -3, जो -5 था वो भी वहीं पे रहा -5, जो वर्टेक्स था उसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहा -4, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है अब वो -1 से, यहाँ से x एक्सिस से जस्ट 1 यूनिट नीचे था, अब वो x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर आ गया, तो y कोऑर्डिनेट बन गया 1, -4 और 1। इसी तरह 15 जो है वो पहले x एक्सिस से ऊपर था 15 यूनिट्स, अब वो x एक्सिस से नीचे आ गया, कितने यूनिट्स, 15 यूनिट्स। ठीक है, अब वो x एक्सिस से नीचे आ गया, कितने यूनिट्स, 15 यूनिट्स। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ भी बन गया। अब अगर समटाइम्स एक ही इक्वेशन के अंदर दोनों चीज़ें हों, दोनों चीज़ों से मुराद हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन भी हो और वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी हो, तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग बारी बारी ग्राफ को कर सकते हैं कि पहले आप क्या कर लें, आप पहले हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट कर लें और फिर आप उसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर लें, सेम आंसर आएगा। बेशक आप पहले वर्टिकल कर लें और फिर हॉरिजॉन्टल कर लें तो भी सेम आंसर आएगा। तो अब दोनों एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको अगर हम कंबाइन करके एक रूल बनाते हैं तो वो बनता है y इक्वल्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, जिसमें ये आपके पास वर्टिकली रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक हुआ। तो अब ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही थी, या पूरे फंक्शन में कोई चीज़ ऐड हो रही थी या पूरे फंक्शन में कोई चीज़ माइनस हो रही थी, वो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो गई।
या x के अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही थी या माइनस हो रही थी, तो वो भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो गई। रिफ्लेक्शन में देखें, रिफ्लेक्शन में या x का साइन चेंज हो रहा है या पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है। जब x का साइन चेंज होगा तो वो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, जब पूरे फंक्शन का साइन चेंज होगा तो वो वर्टिकल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रही है? ट्रांसलेशन में। जहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आए ट्रांसलेशन, जहाँ पे भी साइन चेंज हो जाए रिफ्लेक्शन। तो अब हम आगे देखते हैं, अगली हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है स्ट्रेच। कि स्ट्रेच के अंदर क्या होता है? नेक्स्ट इज स्ट्रेच। स्ट्रेच में चीज़ हमने आविष्कार स्ट्रेच किया, स्ट्रेच पकड़ो खींच दो उसको। स्ट्रेच दोनों तरफ स्ट्रेच होता है, मतलब अगर हमने एक चीज़ को पकड़े खींच दिया वो भी स्ट्रेच, और अगर हम उसको स्क्वीज़ कर देते हैं तो वो भी स्ट्रेच की ही फॉर्म होती है, जिसमें स्ट्रेच फैक्टर चेंज हो जाता है। जो पहले पुराने स्टूडेंट्स ने ओ लेवल्स के अंदर ये पढ़ा है कि स्ट्रेच क्या होता था, ये पहले कुछ साल पहले सिलेबस चेंज हो गया था, और अगर कुछ साल पहले सिलेबस चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली अब वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ए लेवल से भी आगे निकल गए होंगे। तो अब जो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त करंटली ए लेवल्स के अंदर हैं, उन सारों में से किसी ने स्ट्रेच ओ लेवल्स के अंदर नहीं पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन में। तो स्ट्रेच में हमारे पास पहली चीज होती है इनवेरिएंट लाइन। इनवेरिएंट लाइन, इनवेरिएंट लाइन, यह भी बताता हूं इनवेरिएंट लाइन क्या होती है। दूसरी चीज होती है हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर। ठीक, अच्छा, इनवेरिएंट लाइन क्या होती है? इनवेरिएंट लाइन वो होती है, वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जहां से हम स्ट्रेच मेजर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को, इस मार्कर को मैंने यहाँ पे अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से मैंने होल्ड किया, और मैं यहाँ से पकड़ के इसको यूँ स्ट्रेच करता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मैंने इतना स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया, या यहाँ से मैंने इसको होल्ड किया हुआ था। अब ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर्स, अगर मैं इसको पकड़ के ये जो बैक साइड है ऑफ द मार्कर, इसको पकड़ के स्ट्रेच करके इस पॉइंट पे ले आता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने बाय 6 यूनिट्स इसको स्ट्रेच कर दिया। कि पहले ये इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से मैंने होल्ड किया ना, दिस इज़ माय इनवेरिएंट लाइन, कि इनवेरिएंट लाइन से पहले इसका डिस्टेंस कितना था? 6 सेंटीमीटर्स, और स्ट्रेच फैक्टर है 2 का, कि भाई डबल कर दो उसको। तो अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, खींच के इस पॉइंट पे ले आया, अब ये हो गया 12 सेंटीमीटर्स। तो इनवेरिएंट लाइन इसको हम क्यों कहते हैं? कि जोन सा पॉइंट इनवेरिएंट लाइन के ऊपर लाई करता है वो स्ट्रेच नहीं होता, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता। जिस तरह रिफ्लेक्शन के अंदर था, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अंदर भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इसको भी इनवेरिएंट लाइन कह देते होते हैं। ठीक है, तो इनवेरिएंट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाया करता है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। स्ट्रेच में भी आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच भी होता है और वर्टिकल स्ट्रेच भी होता है। पहले है इसमें हम वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि वर्टिकल आसान है। कंफ्यूजिंग सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्ट्रेच की हॉरिजॉन्टल है, तो उसको हम बाद में करेंगे डिटेल। तो पहले देख लेते हैं वर्टिकल स्ट्रेच। अब वर्टिकल स्ट्रेच के अंदर आपके पास आई एल का मतलब इनवेरिएंट लाइन, कि स्ट्रेच किस लाइन के क्रॉस होगा। तो इनवेरिएंट लाइन आपके पास होती है वर्टिकल स्ट्रेच में एक्स एक्सिस। ठीक, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस बने हुए हैं। एक्स एक्सिस क्यों है? क्या मैं वाई एक्सिस को होल्ड करके वाई को चेंज कर सकता हूं? नहीं, मैं एक्स में पॉइंट को यूं होल्ड करूंगा और फिर मैं यूं स्ट्रेच कर सकता हूं। क्या मैं यूं चीज को होल्ड करके और यूं वर्टिकली यूं स्ट्रेच कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्स एक्सिस आपके पास क्या है? इनवेरिएंट लाइन। और अब आ जाते हैं रूल क्या है? दैट y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, नॉर्मल एक फंक्शन, और तो y इक्वल्स ए एफ ऑफ एक्स। ये जो a है ना, ये है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, कि एक कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है
पूरे फंक्शन के साथ, किसके साथ, पूरे फंक्शन के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वर्टिकल स्ट्रेच हो जाता है। अब स्ट्रेच फैक्टर क्या है कि बाय हाउ मच, कितना स्ट्रेच किया, फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर हमने कहा कि यार स्ट्रेच फैक्टर है 2, तो आपने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया कि वो जो ऑलरेडी उसकी लेंथ थी वो डबल हो गई। अगर हमने कहा 3, तो हमने इतना स्ट्रेच कर दिया कि जो ऑलरेडी उसकी लेंथ थी वो ट्रिपल हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई। तो ये ए है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर है उसको हम देखते हैं एस एफ। स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास होता है स्ट्रेच फैक्टर एस एफ है हमारे पास ए। स्ट्रेच फैक्टर क्या है, ए, ठीक। अब ए की वैल्यू, ए ग्रेटर देन नॉर्मली 1 होता है। जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, अगर किसी एक चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है। अगर 1 से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बड़ी हो जाती है, ओरिजिनल शेप से बड़ी हो जाती है ना। कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो वो 1 ही रहता है, लेकिन अगर हम 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो वो 10 डबल हो गया। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका ग्राफ स्ट्रेच होगा, ठीक। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है तो आपका ग्राफ स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज, छोटा हो जाएगा। किसी एक चीज़ को अगर आपने मल्टीप्लाई 0.5 कर दिया तो वो आधा हो गया, 0.6 कर दिया तो वो 60% हो गया, है ना। सॉरी। तो ये है हमारे पास रूल क्या है कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक फंक्शन के साथ। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमने ये कहा कि इसके ऊपर स्ट्रेच फैक्टर अप्लाई किया गया है 2 का, ठीक है। स्ट्रेच फैक्टर क्या अप्लाई किया गया है, 2 का। तो अगर स्ट्रेच फैक्टर 2 का अप्लाई किया गया है और वर्टिकल स्ट्रेच करना है, अभी हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, y इक्वल्स 2f ऑफ x, कि जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ। तो पहले वही ये जो फंक्शन है उसका हमने ग्राफ बना लिया, उसका ग्राफ हमारे पास हम बहुत दफ़ा बना चुके हैं, आप लोगों को वैसे ही याद हो चुका होगा। ये 15, ये है हमारे पास -3, ये है हमारे पास -5 और ये पॉइंट है हमारे पास -4 एंड -1, ठीक है। अब ये एक्चुअल ग्राफ, ये इस इक्वेशन का ग्राफ। अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनानी है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कैसे होगी कि हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेच फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 30, 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 30। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखें ये वर्टिकल स्ट्रेच है और वर्टिकल स्ट्रेच के अंदर हमने इनवेरिएंट लाइन क्या कहा, कौन सी है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के ऊपर जोन से पॉइंट लाई कर रहे हैं वो उधर ही रहेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ कौन से पॉइंट्स पोजीशन चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे जो वर्टिकल, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे। जिस तरह ये वाला पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये वाला पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब होगा क्या, जब हम ये ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का बने। ये पॉइंट 15 का इनवेरिएंट लाइन से कितना डिस्टेंस था, 15 यूनिट्स का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2, स्ट्रेच फैक्टर कितना है 2, उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसका डिस्टेंस अब 15 से किधर कितना हो गया, डबल होके 30।
और अगर हम इक्वेशन में भी देखें, ये y इंटरसेप्ट है ना 30, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 लेते हैं, यहाँ x 0 किया, यहाँ x 0 किया, तो हमारे पास आंसर फिर भी 30 ही आता है। और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट पहले x एक्सिस से कितना वर्टिकली नीचे था, जस्ट 1 यूनिट, -1 पे था। तो अब ये पॉइंट कहाँ पर आ गया, -4 और -2 पे। y एक्सिस पे तो कोई स्ट्रेच हो ही नहीं रहा ना, ठीक है, -4 और -2 पे, ये -5 और ये -3 एज इट इज, ठीक। और जिस तरह हमने यहाँ पे बात की रिफ्लेक्शन अक्रॉस x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, इसी तरह स्ट्रेच के अंदर भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेच, फॉर एग्जांपल स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेच हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये था वर्टिकल स्ट्रेच। अब हमने करना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, वो कंफ्यूजिंग पार्ट है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, आप लोग इसकी बुक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमने आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जब हम लेक्चर्स करेंगे तो उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, और पेपर के अंदर भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज़ करके वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं उसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी समझा दिए हैं काफ़ी, एक दफ़ा हो गया, तो हमारी एक दफ़ा दोबारा फिर से एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, फिर हम दोबारा एक दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में क्या है, हमारे पास रूल है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के अंदर पहले हम इनवेरिएंट लाइन देख लेते हैं। इनवेरिएंट लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस, ठीक। अब रूल क्या है, रूल ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक हो सकता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स, या दूसरा हो सकता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ x ओवर a, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जब y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स है ना, अब a यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये कहेंगे हमारे पास जो स्ट्रेच फैक्टर है वो है 1/a, और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर, अब a डिवाइड हो रहा है, हम ये कहेंगे हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर क्या है, a। इस सिनेरियो में जो ग्राफ है, ग्राफ विल स्क्वीज, क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर देखें, स्ट्रेच फैक्टर को देखा करें, स्ट्रेच फैक्टर क्या है, 1 से कम है, 1/2 अगर 2 हो जाए या 1/3 हो जाए तो ग्राफ विल स्क्वीज, ग्राफ स्क्वीज कर जाएगा। ये ना देखें कि a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखें ग्राफ क्या हो रहा है, स्क्वीज, और यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ विल एक्सपेंड, ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ग्राफ एक्सपैंड हो जाएगा। अब फर्क क्यों है, ये चीज़ उलट क्यों है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ से इस तरह कर लें कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम अगर स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर लेते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई ये रिलेटेबल एग्जांपल है नहीं यहाँ पे वैसे, लेकिन अभी अगर हम ये भी कर लेना कि इनिशियली सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे समझ लें, इस तरीके से याद कर लें कि जब स्ट्रेच फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है x के साथ, तो स्ट्रेच फैक्टर आपके पास 1/a होता है, और जब स्ट्रेच फैक्टर आपके पास डिवाइड हो रहा होता है तो a कांस्टेंट जो है डिवाइड हो रहा होता है, तो स्ट्रेच फैक्टर आपके पास a होता है। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक जब ग्राफ आएंगे ना, तो उसके अंदर बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसकी वजह बता सकूंगा, क्योंकि वो ग्राफ्स हैं, वो साइकिल्स चलते हैं, तो वो नंबर ऑफ साइकिल्स के हिसाब से मैं आपको चीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझा सकूंगा, इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, दोनों के लिए चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक, दोनों में हमने a की वैल्यू रख ली है 2, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 2 है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवाना है। क्या यहाँ पे हम जो रूल यूज़ करेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ ऑफ x ओवर 2, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है x ओवर 2। ठीक है, एक और चीज़ भी जहन में आई है कि हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि पहले x एक्सिस के ऊपर जो यूनिट कवर हो रहा था उसको अगर 1 यूनिट लग रहा था, अब डिवाइड बाई 2 मतलब अब उसको 2 यूनिट्स लगेंगे। ठीक है, और पहले अगर x एक्सिस के 1 यूनिट के ऊपर जब चीज़ चल रही थी, अब वो 2 यूनिट, 1 यूनिट के अंदर 2 चीज़ें हो जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ही आपको वो चीज़ अच्छे से पिक करवा दूँ। पहले 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 1 2 3। 1 यूनिट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्टेंस कवर कर, डिस्टेंस को छोड़ें, 1 यूनिट के अंदर जो भी चीज़ हो रही थी 1 यूनिट लग रहा था। अब उसी चीज़ के लिए अब उसी 1 यूनिट के अंदर वो डबल हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ उलट चलती है। फिर भी छोड़ दें, ये फिर भी कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है। हम सिर्फ अभी इसको ग्राफ को देखते हैं और इससे अगला हमारा चैप्टर है भी ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ज़्यादा बेहतर इसको कवर अप कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ 2x है ना। अब ये 2x का ग्राफ, 2x का ग्राफ बनेगा हमारे पास। x की जगह हमने 2x पुट करना है, तो x स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया 2x प्लस 8 की 2x प्लस 15। फिर यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x बाय 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बाय 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स बाय 2 प्लस 15। यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ बन जाता है ट्रांसफॉर्म्ड, वो बनता है, मतलब जो इक्वेशन बनती है दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15। और यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4x प्लस 15। अब एक्चुअल ग्राफ तो यही है ना। एक्चुअल ग्राफ भी बना देते हैं। एक्चुअल ग्राफ -5 -3 ये है हमारे पास -5, ये है हमारे पास -3। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास था -4 और -1। वर्टेक्स हमारे पास चल रहा है -4 और -1। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेच फैक्टर है 2 और a की वैल्यू है 2, लेकिन स्ट्रेच फैक्टर क्या है 1/a। अगर हम यहाँ पर इस हिसाब से स्ट्रेच फैक्टर देखें तो क्या बनता है, स्ट्रेच फैक्टर बनता है 1/2। और यहाँ पर देखें तो स्ट्रेच फैक्टर क्या बनता है, स्ट्रेच फैक्टर बनता है हमारे पास 2। अब अगर स्ट्रेच फैक्टर है 1/2, मतलब ये कि y एक्सिस से जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पहले जो भी डिस्टेंस था उसको हाफ कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला ग्राफ है ये हमारे पास थोड़ा और स्क्वीज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट वही रहेगा 15, जो पहले ये -3 पर था, हाफ हो गया। हाफ होने के बाद ये आ गया -1.5। ये -5 पे था, हाफ हो गया, हाफ होने के बाद -2.5। और वर्टेक्स पहले -4 पे था, -2 और -1 पे। वर्टिकली तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। यहां पर क्या हुआ, ये वाली बात समझ आ गई। यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या हुआ। यहां पे हमारे पास ग्राफ क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, डबल हो गया। पहले -3, अब -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 कि पहले जो -3 पर था अब वो पॉइंट आ गया -6 पे। पहले जो पॉइंट -5 पे था अब वो पॉइंट आ गया आपके पास -10 पे। और पहले जो वर्टेक्स का पॉइंट -4 पे था अब वो -8 और -1। वर्टिकली तो वही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ आपके हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच और स्क्वीज होते हैं।
तो ये वाला थोड़ा सा आई नो कंफ्यूजिंग है, और मैंने 2-3 डिफरेंट ये लेक्चर के दौरान ही मेरे दिमाग में वो कुछ चीज़ें आई थी कि मैंने कहा चलो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ उनसे कि ये चीज़ कि क्यों स्क्वीज़ हो रहा है, क्यों एक्सपेंड हो रहा है, समझ आ जाए। लेकिन वो वाला पार्ट बेशक आप लोग उसको थोड़ा सा मिस आउट कर दें, खैर है कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इस चीज़ को देख लें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा। वहाँ पे चूँकि हमारे पास ग्राफ्स, वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हैं, साइकिल्स चलते हैं, तो साइकिल्स को यूज़ करके वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ आपको बता दूंगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होती है कंप्लीट, और फंक्शंस के चैप्टर के अंदर इसके बाद हमारे पास और कुछ है भी नहीं। एक चीज़ होती है जिसमें कहते हैं डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने ट्रांसलेशन के अंदर बात की थी ना, रिफ्लेक्शन को भी डिस्क्राइब करना, स्ट्रेच को भी डिस्क्राइब करना, वो वाली चीज़ भी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ही दफ़ा करेंगे। पहले हम फंक्शंस के अंदर भी करें, फिर ट्रिग्नोमेट्री में दोबारा करें, तो उससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो हम एक ही दफ़ा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के अंदर करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्क्राइब करना है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लाजमी आता है, ठीक है। तो फंक्शंस हमारा हो गया कंप्लीट। इसके आगे हम ट्रांसफॉर्मेशंस की समरी ये वो सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीज़ें रह गई हैं वो सारी हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ कवर अप कर लेंगे। फंक्शंस का चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगा। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।